गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कल लोकसभा के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग जो बिल था वो लाया गया। ये 129th अमेंडमेंट बिल था जो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। लगभग 1.5 घंटा इसके ऊपर चर्चा चली। उसके बाद जब इसके ऊपर वोटिंग हुई ना, तो वोटिंग में आप नोटिस कर पाओगे 263 लोगों ने इसके फेवर में वोट डाला एंड 198 मेंबर्स ने यहाँ पर इसके अगेंस्ट वोट डाला। फिर बाद में देखो बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन भी काफ़ी हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि इस पर्टिकुलर बिल को जेपीसी के पास भेज दिया जाएगा। फिर जेपीसी अकॉर्डिंगली सारा इसको देखेगी, अच्छे से स्टडी करेगी, डिटेल डिस्कशन होगा एंड अकॉर्डिंगली फिर जेपीसी की एक बार रिपोर्ट आएगी। फिर अकॉर्डिंगली फिर इसके ऊपर दोबारा से चर्चा हमें देखने को मिल जाएगी। बट दोनों पर्टिकुलर पक्षों का अपना अपना कहना है। जैसे सरकार ने ये बोला है कि इससे जीडीपी बढ़ेगी, इससे जो इतना ज़्यादा हमारा जो रिसोर्सेज हैं जो यूटिलाइज होते हैं इलेक्शंस के समय के ऊपर, देश भर में सब जगह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही लगा रहता है कभी ना कभी, राइट। तो ये सब दिक्कतों से परेशानी जो है हो रही है, उनको कहीं ना कहीं हम सॉल्व कर पाएंगे एंड ज़्यादा फोकस गवर्नेंस के ऊपर हो पाएगा। हालांकि जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि ये जो बिल है अपने आप में एंटी फेडरल है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक असॉल्ट हमें देखने को मिलता है एंड इसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर है एक तरह से वो सबॉर्डिनेट बनेंगे और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा। ये सारी बातें यहाँ पे अपोजिशन का यहाँ पे बताई जा रही हैं। दोस्तों, डेट है आज की 18 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग एमआईसी, मिडिल इनकम कंट्री। देखो कई बार ना आप लोग भी जैसे न्यूज़पेपर में सुनते रहते होंगे कि कोई लो इनकम कंट्री है, कोई मिडिल इनकम है, कोई हाई इनकम है ना। तो ये बताते कैसे हैं कि कौन सी कंट्री किस कैटेगरी में फॉल करेगी। यहाँ पर दरअसल में ना जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया दे रखा है। दरअसल में क्या होता है, अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम कहाँ पे फॉल करती है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाई किया जाता है। लेट्स से अगर कोई कंट्री है जिसकी पर कैपिटा इनकम $1145 से कम है, ठीक है, डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे, उसको क्लासिफाई किया जाएगा एज अ लो इनकम कंट्री। फिर अगर 1146 से लेके 4500 के आसपास तक उसको लोअर मिडिल इनकम कंट्री कहा जाता है। फिर 4500 से लेके 14,000 तक आपका अपर मिडिल इनकम कंट्री एंड 14,000 से जो ऊपर आ गया दैट इज अ हाई इनकम कंट्री। आप पूछेंगे सर भारत कहाँ पर है। दोस्तों, भारत जो है ना अभी वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारा लगभग 2500-2600 के आसपास आपको ये नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे पर कैपिटा इनकम के। ठीक है, आप लोगों ने मिडिल, तो इसलिए इंडिया क्या हुआ, इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री तो है पर मिडिल में कौन सा, लोअर मिडिल। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों ने ना एक एमआईसी करके टर्म भी सुना होगा, एक्चुअली एमआईटी, मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में। अब ये ट्रैप का मतलब क्या हुआ। देखो देश तो होता पता क्या है कि अक्सर एक जो कंट्री होती है काफी तेजी से ग्रो करती है एंड वो बहुत जल्दी लो इनकम से मिडिल इनकम में तो एक तरह से बहुत जल्दी मूव कर जाती है। पर फिर मिडिल इनकम से हायर इनकम में जाना उसको बहुत ही चैलेंजिंग टास्क लगता है। ऐसा क्यों। देखो शुरुआत में पता क्या था, शुरुआत में जब एक कंट्री थी लोअर इनकम कंट्री, तब बहुत सारी और दूसरी देशों की कंट्री उनमें इन्वेस्ट कर रही थी। क्यों इन्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि वहां पे वेजेस कम थी। अगर यूएसए जैसी कंट्री को कुछ काम कराना हो तो एक लो इनकम कंट्री में वो कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि वहां पे वेजेस कम होती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होती हैं। प्लस एट द सेम टाइम और बेनिफिट्स इस तरह से होते हैं। पर एक बार वो कंट्री लो इनकम से मिडिल इनकम में आ गई, फिर वो जो एडवांटेज था लो वेजेस वाला वो खत्म हो गया। इन्वेस्टमेंट भी शायद उतनी फिर आनी बंद हो जाए, जो कंट्रीज की अलग अलग कंपनीज है वो किसी और दूसरे देश में जाने लग जाए। इसके अलावा इस कंट्री की ना जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि हाई वैल्यू एडेड एक्टिविटीज के अंदर वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसलिए ना कई बार ऐसा होता है कि कंट्रीज ना मिडिल इनकम के अंदर ही फंस के रह जाती हैं। इसी को बोलते हैं हम मिडिल इनकम ट्रैप। समझे, तो मिडिल इनकम कंट्रीज भी समझ आ गया और मिडिल इनकम ट्रैप भी हमें यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब वर्ल्ड बैंक ने ना एक एनालिसिस किया, उसने ये बताया कि अगले 25 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दुनिया की पूरे 26 कंट्रीज के लिए। देखो जो कंट्रीज यहाँ पर रहेगी ना लो इनकम के अंदर, वो कैसे आगे मिडिल इनकम तरफ ट्रांसफर होंगी, कैसे वहां पे मूव करेंगी, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क देखने को मिल रहा है। भारत के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि भारत को 3 चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक तो है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, अरे लोगों के अंदर इन्वेस्ट करो, बच्चों के अंदर इन्वेस्ट करो, हमारे युवाओं के अंदर इन्वेस्ट करो, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, इन चीजों के अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो वो भारत के लिए बेहतर होगा। इसके अलावा हमें देश की कॉम्पिटिटिवनेस को एक तरह से इनहेंस करना है एंड जॉब क्रिएशन करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। युवा है हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
पर वो डिजास्टर नहीं बनना चाहिए। वो डिजास्टर तभी नहीं बनेगा जब अच्छी खासी जॉब्स हम क्रिएट करेंगे। इसके अलावा हाई ग्रोथ तो डेफिनेटली चाहिए होगी, प्लस ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी की तरफ हम मूव करना चाहिए। बेसिकली आपकी जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ना, इंडिया की काफी ज्यादा है। इस कैपिटल आउटपुट रेशियो को हमें कम करना होगा कि एक यूनिट आउटपुट निकालने के लिए द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, अगर वो वैल्यू कम होगी तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड रिसोर्स एफिशिएंसी हमें अपनी इंप्रूव करनी होगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। एनीवेज, और क्या बताया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे बताया है कि 2000 के अंदर लगभग 63 लो इनकम कंट्रीज थी, फिर 2023-24 तक 39 कंट्रीज मिडिल इनकम कंट्रीज बन चुकी हैं, है ना। बाकी जो कुछ कंट्रीज हैं उनको और काम करना बचा हुआ है, राइट। तो इन्होंने ये बताया है कि आने वाले समय के अंदर ना जो लगभग 25-26 जो पुअर कंट्रीज रहेगी है ना, उनमें केवल 6 ही ऐसी कंट्रीज होंगी जो मिडिल इनकम स्टेटस तक पहुंच पाएंगी 2050 तक। मतलब 20 कंट्रीज के आसपास 2050 में भी लो इनकम कंट्री ही होंगी, और जो जो 20 कंट्री होंगी फिर में बहुत ज्यादा पॉवर्टी होगी, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल है ही नहीं उनकी, और तो उनको कुछ ना कुछ काम डेफिनेटली करना होगा। एक्चुअल में यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है ना, आप लोगों ने कई बार बुक्स के अंदर पढ़ा होगा कि पॉवर्टी की डेफिनेशन है $1.90 से जो कम रहते हैं। ये पुरानी डेफिनेशन हो चुकी है ना। लगभग 1 साल पहले जो वर्ल्ड बैंक है उसने डेफिनेशन अपनी चेंज कर दी थी, और अब डेफिनेशन क्या है कि जहां पर जो लेस देन $2.15 पर डे से कम होते हैं ना, वो पुअर यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, अगर उसको वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं ना, तो वो लो इनकम से मूव कर पाएंगे मिडिल इनकम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इन पुअर कंट्रीज के अंदर लगभग 60% कोबाल्ट हो गया, 50% ग्रेफाइट रिजर्व आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सोलर एनर्जी का भी अच्छा खासा पोटेंशियल है, और लोग भी उनके पास है, डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है। तो अगर उन चीज़ों के ऊपर वो काम करेंगे ना, तो लो इनकम कंट्रीज भी मिडिल इनकम कंट्रीज बन सकती हैं, ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया गया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टच ग्रास डूम स्क्रॉलिंग। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आप लोग डूम स्क्रॉलिंग समझते हो? अरे, डूम स्क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि आप सुबह से लेकर रात तक इंस्टाग्राम चलाए जा रहे हो, है ना, रील्स पे रील्स देखे जा रहे हो, बस ऐसे स्क्रॉल करे जा रहे हो, है ना। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो ऐसे कहना है कि अगर आप डूम स्क्रॉलिंग करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं डूम्स डे को इनवाइट कर रहे हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करना, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म वीडियोस आप कंज्यूम करते जा रहे हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये बात है डूम स्क्रॉलिंग के बारे में। और इसी डूम स्क्रॉलिंग को ठीक करने का एक तरीका क्या है, दैट इज टच ग्रास। टच ग्रास क्या मतलब क्या होता है? देखो, ये इंटरनेट एक स्लैंग टर्म है। बेसिकली आप थोड़ा पार्क में जाओ तो आप जैसे घास को टच करते हो ना, तो दैट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं आप अपना जो टाइम है वो आउटडोर स्पेंड कर रहे हो, ना कि अपने मोबाइल फोन के साथ। तो ये दो टर्म्स, टच ग्रास और डूम स्क्रॉलिंग, का मीनिंग पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली स्टडी के अंदर ये बताया गया कि डूम स्क्रॉलिंग काफ़ी ज़्यादा खराब है आपके माइंड के लिए, सोसाइटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, और साथ ही साथ अपने इन्वायरमेंट के लिए। तो ये दो बातें, डूम स्क्रॉलिंग और टच ग्रास के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा HMS के बारे में। व्हाट इज HMS? दैट इज हाइड्रोक्सी मीथेन सल्फोनेट। ठीक है। ये HMS के बारे में ना कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी हैं। थोड़ा सा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये है क्या, एंड क्या क्या इसके रिगार्डिंग चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आप लोग पर्टिकुलेट मैटर के बारे में पता होगा, PM जिसको हम बोलते हैं, PM2.5, PM10, आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। दरअसल में क्या होता है ना, आपके जैसे आपके जैसे डस्ट के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गया, आपके लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो गया, जो एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, पर्टिकुलेट मैटर। अब इनके साइज के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया जाता है। अगर मान लो इनका जो साइज है या इनका डायमीटर है वो 10 माइक्रोमीटर से कम है, तो इनको बोलेंगे हम PM10, या फिर इनको कोर्स पार्टिकल्स आप कह सकते हो। पर अगर उससे भी कम है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इनका डायमीटर अगर 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है, तो ये PM2.5, पर्टिकुलर मैटर 2.5, इनको यहाँ पे बोला जाता है। अब कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड्स हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड, फायर हो गया, वहां पर इस तरह के आपके जो ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, इक्वल ड्रॉपलेट्स के बार आ जाती हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल होती हैं पर्टिकुलेट मैटर के लिए। एंड आप जानते होंगे यार कि पर्टिकुलेट मैटर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल, लोग अगर इसको मतलब लोगों की हवा के अंदर ये होता है तो अस्थमा हो जाता है लोगों को, राइट। लंग इन्फेक्शन जो होता है वो यहाँ पे बढ़ने के केसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट बीट के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है, बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं किसके, PM2.5 के। जैसे PM2.5 से हार्ट अटैक्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज ये बढ़ सकती हैं। एंड इवन अगर हम बात करें, PM2.5 आपके जैसे नेचुरल साइकिल होते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, उनको भी यहाँ पे इंपैक्ट करते हैं, जैसे वाटर साइकिल वगैरह को भी डेफिनेटली इंपैक्ट करते हैं। चलो, ये तो बात हमें पता भी थी PM10, PM2.5 के बारे में। अब ये क्या मुद्दा है, HMS। देखो, आप लोग ना सुनते होंगे, एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट
और एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो वो होता है जो अपने आप में खुद एक पॉल्यूटेंट है, राइट। पर सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट होता है ना वो किसी और से बनता है। प्राइमरी तो डायरेक्टली आपको जो एयर में मिलेगा वो हो गया प्राइमरी, पर किसी के कॉम्बिनेशन के साथ बनता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करोगे सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिएक्ट करेगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर, तो उससे फॉर्म हो गया क्या, उससे फॉर्म होगा एचएमएस। इसीलिए एचएमएस क्या हुआ, एचएमएस एक सेकेंडरी एरोसोल हुआ, क्योंकि खुद अपने आप में फॉर्म नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं हुआ है, ये यहाँ पे दो और पॉल्यूटेंट्स के कॉम्बिनेशन के साथ एक तरह से फॉर्म हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी एरोसोल या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आप इसको कह सकते हो। अब पहले पता क्या होता था, पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो एचएमएस है ना, ये केवल और केवल गर्म कंडीशन के अंदर फॉर्म होता है, पर अब ऐसा बताया गया कि ऐसा नहीं है, आपके -35 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। समझे इस बात को। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि एचएमएस होने से हुआ क्या, क्या दिक्कत क्या आ गई अगर एचएमएस फॉर्म भी हो गया। देखो एचएमएस फॉर्म होता है ना, उससे जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और पर्टिकुलर मैटर 2.5 की एसिडिटी बढ़ेगी, उससे और बहुत सारे एरोसोल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, एंड उससे क्या होगा, एयर क्वालिटी आपकी और ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगी, एंड उससे पोल्यूशन का लेवल और बढ़ जाएगा। समझे इस बात को। तो क्या मैंने आपको बताया, मैंने आपको एक्सप्लेन ये किया कि जब हम बात करते हैं एचएमएस की, एचएमएस क्या था, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। बना कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आपका जो फॉर्मल्डिहाइड था उसने रिएक्ट किया, फिर आपका एचएमएस बना। एचएमएस होने से क्या हुआ, आपकी जो एसिडिटी थी किसकी, PM2.5 की, वो बढ़ गई। PM2.5 की एसिडिटी बढ़ने से आपके सेकेंडरी एरोसोल का प्रोडक्शन हुआ, उसका फॉर्मेशन हुआ, उससे एयर क्वालिटी और नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाती है। तो ये बातें आपको एचएमएस के बारे में पता होनी चाहिए कि अब तो ये ठंडे कंडीशंस के अंदर भी फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले लगता था कि ऐसा नहीं है, सिर्फ गर्मी में होता है, पर अब हमारे पास ये ऐसी रिसर्च पता लगी है जिसमें पाया गया है कि -35 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। आई होप ये बात आपको पता लगी होगी। अब इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, देखो है तो ये पॉल्यूटेंट एक तरह से, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिव इंपैक्ट कॉज कर रहा है, पर आप नोटिस करोगे जैसे एनवायरमेंटल साइंस के अंदर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि एरोसोल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हेजी इवेंट्स के समय हम देख पाएंगे कि कैसे कैसे चीजें हुई हैं, है ना। एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जा सकता है, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इवन आपकी जो बायोकेमिकल रिसर्च होती है, जैसे मान लो इंजाइम काइनेटिक्स हो गया और बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना हो गया, वहां पर एचएमएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज यूके ज्वाइंस सीपीटीपीपी। सीपीटीपीपी इज नथिंग बट कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। देखो दरअसल में क्या हुआ ना, यूनाइटेड किंगडम पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक, जिसका नाम है सीपीटीपीपी, इसको ज्वाइन किया है। देखो नाम में क्या है, इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक। तो यहाँ पर आपको जो आपको पैसिफिक रिम कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं, वो इसके मेंबर हैं। तो क्या है, दिस इज नथिंग बट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक एफटीए है, राइट। अब हुआ क्या था ना, दरअसल में इसके अंदर आज के समय आपको जो कंट्रीज देखने को मिलेंगी, अब एक कंट्री यहाँ पे पिछले कुछ टाइम में कम हुई थी, वो थी यूएसए। दरअसल में 2017 के अंदर ना यूएसए ने सीपीटीपीपी को छोड़ दिया था। अब यूके भी ज्वाइन कर गई है इसको, है ना, मतलब यूएसए ने छोड़ दिया है एंड यूके अभी 2024 में इसको यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर जो टोटल कंट्रीज हैं, 2000 जापान, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनई, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली एंड यूके। तो इस तरह से 12 देश आपको देखने को मिल जाएंगे। जब यूएसए छोड़ के गया था तो 11 हो गए थे, अब यूके के वापस ज्वाइन करने से 12 देश आपको देखने को मिल जाएंगे। अब लगभग 15% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इसी ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये चीज आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। 2005 में बना था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, फिर 2017 में ये बन गया कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो यूके पहली यूरोपियन कंट्री बन चुकी है। बाकी जो मेंबर्स हैं ना यूके को छोड़ के, वो सारे के सारे एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के भी मेंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। यूके एपीईसी का मेंबर नहीं है। तो इनका काम ये रहता है कैसे फ्री ट्रेड प्रमोट करें, आपस में इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हों, राइट। एंड इसके अलावा आप ट्रेड की बात करें ना, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ईयू में तो थोड़ा सिस्टम अलग है, पर सीपीटीपी में ऐसी कोई सिंगल मार्केट क्रिएट नहीं होती, और यहाँ पर रूल्स ऑफ रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पे अलाउ होती है। रूल्स ऑफ रीजन का मतलब होता है कि कोई चीज कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, कौन सी कंट्री में एक्चुअल में उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू ऑफ एडिशन ऐसा तो नहीं कहीं और जगह हुई है और आप उसको रूल ऑफ रीजन के माध्यम से कहीं और ओरिजिनेट करवाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। साथ ही साथ नोटिस करोगे, जैसे मैंने कहा कि 15% ऑफ ग्लोबल ट्रेड यहाँ पर इन मेंबर नेशंस कलेक्टिवली अकाउंट करते हैं, एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन भी जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में।
देखो जो बीजू जनता दल है आज के समय, जो आपको उड़ीसा के अंदर ऑपोजिशन पार्टी देखने को मिलेगी, ये पोलावरम प्रोजेक्ट का काफी ज्यादा विरोध कर रही है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इस पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। देखो यहाँ से आप अंडरस्टैंड करना, ये आपकी गोदावरी रिवर जा रही है, इसी गोदावरी रिवर के ऊपर आपको यहाँ पर पोलावरम आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पोलावरम दरअसल में क्या है, मतलब गांव का नाम है, वहां पर एक इरिगेशन प्रोजेक्ट आप पे बिल्ड हो रहा है गोदावरी नदी के ऊपर। एंड इनफैक्ट ना 2014 के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस भी यहाँ पे दिया गया था। हुआ क्या था कि 2014 के अंदर जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया ना, उस समय गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर इसको नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे बना दिया गया। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि बहुत सारे मुद्दे चलते थे, इंटरस्टेट डिस्प्यूट चलते थे, तो 1980 के अंदर एक इंटरस्टेट एग्रीमेंट हुआ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। दरअसल में मध्य प्रदेश उस समय, मतलब मध्य प्रदेश था, बाद में जाके छत्तीसगढ़ यहाँ से नया स्टेट फॉर्म हुआ, तो छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा इसका रिजर्वायर का पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि तेलंगाना हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आज के समय रिजर्वायर इनका आंध्र प्रदेश के अलावा यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ इसके लिए एलोकेट किए हैं 2024 बजट के अंदर, राइट। एंड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से इरिगेशन बेनिफिट्स, हाइड्रो पावर, एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये आपकी गोदावरी रिवर से ना यहाँ पर इंटरलिंकिंग करी जा रही है किसकी, कृष्णा रिवर के साथ, तो ये भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, कॉन्डरेडी ट्राइब जो कि एक पीवीटीजी है, और साथ साथ जो कोया ट्राइब है गोदावरी रीजन के अंदर, इनको काफी इंपैक्ट हुआ है, काफी डिस्प्लेस हुए हैं। लगभग 7,500 हेक्टेयर का एरिया यहाँ पे जो हुआ है वो एक सबमर्ज भी हुआ है कुछ एरिया, राइट। तो अगर आप बात करो नेशनल प्रोजेक्ट की, तो नेशनल प्रोजेक्ट में पता क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज गिवन है कि किसको हम नेशनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। देखो कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो जहां पर अलग अलग देश हो एंड इंडिया को नेशनल इंटरेस्ट में चीज करनी हो, तो वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। कुछ इंटरस्टेट प्रोजेक्ट होते हैं जो मान लो काफी डिले फेस कर रहा हो बिकॉज ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, उस केस में उसको भी यहाँ पे आपका नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा इंट्रा स्टेट, अगर एक ही स्टेट के अंदर प्रोजेक्ट है पर वहां पर लेट से जो इरिगेशन पोटेंशियल वो 2 लाख हेक्टेयर को एक्सीड करता है, कोई वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट नहीं है, उस केस में भी उसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। एंड इसके अलावा भी अगर मान लो कहीं सरकार को कहीं और लगता है जहां पर कुछ एक्सटेंशन, रेनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन का काम होना है, वो उस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे बना सकती है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि बस क्राइटेरिया मीट करने से कोई भी प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बन जाएगा, बट पॉइंट ये है कि पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। अब जो 2 ट्राइब्स की मैं बात कर रहा था ना, एक था कॉन्डरेड ट्राइब, कॉन्डरेड ट्राइब जो है ना वो आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगी। एंड दीज आर पीवीटीजीज जो कि गोदावरी रिवर के ऊपर मेजरली आंध्र प्रदेश के अंदर रहती हैं, रहती सब जगह ही है पर मेजरली आपको गोदावरी रिवर आंध्र प्रदेश के बैंक्स पे देखने को मिल जाएंगी। ये तेलुगु भाषा को बोलते हैं, एंड साथ ही साथ इनका जो रिलीजन है दैट इज हिंदुज्म। ये पेट्रियार्कल है, मतलब जो आपका मेल मेंबर है उसकी ज्यादा सुनी जाती है। पेट्री लोकल है, कहाँ रहते हैं, फादर के घर के ऊपर यहाँ पे, मतलब वहीं फादर वाली साइड के ऊपर रहते हैं। एंड जो फैमिली लिनेज है वो मेल मेंबर्स के हिसाब से ही यहाँ पे डिटरमिन करी जाती है। इनके जो घर होते हैं वो सर्कुलर मड वॉल्स से बने होते हैं। एंड इनका जो आर्किटेक्चर है ना वो गुजरात का कच्छ रीजन का भूंगा आर्किटेक्चर को काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। ये है कॉन्डरेड ट्राइब। दूसरी जो ट्राइब इंपैक्ट हो रही है वो है कोया ट्राइब। कोया ट्राइब आपको यहाँ पे गोदावरी रिवर के फॉरेस्ट, प्लेन्स, वैलीज वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी। मेजरली आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा रीजन आपको देखने को मिल जाता है। और ये कोया लैंग्वेज बोलते हैं जो कि द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली का ही एक हिस्सा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप लोगों के साथ ना मैंने कुछ दिन पहले एक मेदाराम यात्रा के बारे में डिस्कस किया था। इसको हम समाक्का सरलमा यात्रा भी यहाँ पे के नाम से भी जानते हैं। ये 2 सालों में एक बार होती है ऑन द फुल मून डे ऑफ माघ मासम, जो कि जनवरी फरवरी में देखने को मिलता है। तो ये जो आपका यात्रा है ये बहुत फेमस है। तो जो कोया ट्राइब है वही दरअसल में इस पर्टिकुलर यात्रा को यहाँ पे सेलिब्रेट करती है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे हर जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है कोआ का, वो एक सब डिवीजन के अंदर उसको होता है, मतलब उनकी 5 सब डिवीजन है, उनमें से किसी एक को बिलोंग करते हैं, जिनको गोत्राम्स बोलते हैं। बेसिकली अपने क्लैन के अंदर बॉर्न होते हैं एंड जिंदगी भर उसी पर्टिकुलर क्लैन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। एक और टॉपिक हमें छोटा सा डिस्कस करना है, दैट इज विद रिगार्ड टू शक्ति स्कीम। शक्ति स्कीम देखो यार, ये वो वाली स्कीम नहीं है जो वुमेन एम्पावरमेंट वाली मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर शक्ति स्कीम की जब बात होती है दैट इज स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। देखो कोयला है, कोयला मतलब कोल की जब हम बात कर रहे हैं, तो कोल किस तरह से प्रॉपरली एलोकेट हो, जो अलग अलग आपके लेट से आपके जिनको थर्मल पावर प्लांट है, जिनको रिक्वायरमेंट है ना, इन सभी चीजों की कोल की, तो उन तक सही ढंग से आपके
सॉरी, आपके जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन कंपनीज है ना, उनको सही ढंग से कैसे कोल ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर एलोकेट हो, यानी कि प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कैसे जो अलग अलग आपकी कोल बेस्ड पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको कितना कोल मिलेगा, है ना। तो कोल एलोकेशन का जो मैकेनिज्म है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा यहाँ पर ये शक्ति स्कीम यहाँ पे रन करी जाती है, शक्ति पॉलिसी, दैट इज स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोल ट्रांसपेरेंटली। अभी रिसेंटली इस चीज को थोड़ा सा अपडेट किया गया इस पर्टिकुलर स्कीम को, इस वजह से न्यूज में था, बाकी ज्यादा डिटेल में जाना, बट एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका 2022 का पीवाईक्यू है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रिगार्ड्स टू पल्स प्रोडक्शन, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रिगार्ड्स टू आपका प्लांट एंड एनिमल सेल के बीच में क्या क्या अंतर होता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, किसके बारे में, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। देखो डीलिमिटेशन का मतलब तो आप सब लोग जानते हो कि आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं, आपकी बाउंड्रीज हैं स्टेट्स के लिए, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, प्लस एट द सेम टाइम जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व होनी है, कौन सी सीट्स रिजर्व होनी है, वो सारा काम आपका डीलिमिटेशन कमीशन का ही रहता है। अब आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 की जब मैं बात करता हूं ना, तो ये प्रोवाइड करते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के लिए और स्टेट असेंबली के लिए कितनी होती है, उसके लिए डीलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे बनाया जाएगा आफ्टर एवरी सेंसस, ऐसा यहाँ पे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। अब इसी पर्टिकुलर चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने 4 बार, है ना, 1952, 1962, 1972 एंड 2002, 4 बार हमने डीलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट भी किया है। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें आर्टिकल 82 के अंदर बात गिवन है, पर अगर हम बात करें ये बनाया तो एक्ट था ना, डीलिमिटेशन एक्ट जो होता है उसके माध्यम से बनाया जाता है, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के माध्यम से। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, इसलिए पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसके ऑर्डर्स ऑफ द कमीशन कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। यस दैट इज करेक्ट। एक्चुअल में जो डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं कौन है, प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। एंड इसके कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं ना, तो एक तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे यहाँ पे, प्लस एट द सेम टाइम आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एंड आपके जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट होती है उसके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एंड ये अपने आप में काफी पावरफुल बॉडी है, जो उन्होंने फैसला दे दिया उसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं करते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि जो कंसेंट जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मॉडिफाई कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट था, सेकंड वाला, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। देखो ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में बात करूं तो ये आपको वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स आपके पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन के अंदर उन वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिल जाएंगे। आयु स्टेटस इनका वनरेबल होता है, बाकी डब्ल्यूपीए और साइट्स के अंदर ये आपको मतलब शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 में देखने को मिल जाएंगे। भारत की अगर हम बात करें ना, तो देखो ओडिशा के अंदर तो बहुत ही फेमस आपको गाहिर माथा, देवी रिवर माउथ और ऋषिकुल्या जो रिवर है, वहां पर एक बहुत ही मैसिव लेवल की नेस्टिंग आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत के अंदर अंडमान आइलैंड्स जो हैं वहां पर भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे, और ये ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज रिगार्डिंग अरीवाडा। जो इनका मास नेस्टिंग बिहेवियर ना, इसी को दरअसल में अरीवाडा बोलते हैं। जो मैं बात कर रहा था ना अभी, जो आपका उड़ीसा के अंदर गहीर माथा, ऋषिकुल्या रिवर और देवी रिवर माउथ का, वहां पर जो बड़े लेवल पे मास नेस्टिंग होती है उसी को ही हम अरीवाडा यहाँ पे बोलते हैं, जहां पर हजारों ही महिलाएं इकट्ठी आती हैं सेम बीच के ऊपर एग्स ले करने के लिए। एंड अपने आप में बहुत ही अच्छा ये नज़ारा होता है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अरीवाडा। तो जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, और इनका आयुसियन स्टेटस भी वल्नरेबल है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बन जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। एक मैंने आपसे होमवर्क दिया था पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में। देखो पेमेंट एग्रीगेटर दरअसल पता क्या होता है, जैसे आप लोगों ने रेजर पे सुना होगा, रेजर पे के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह करते हो। ये दरअसल में क्या है, एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो कि कस्टमर्स को अलाउ करती है ताकि वो पेमेंट्स वगैरह यहाँ पे कर पाए एंड उनको यहाँ पे अलाउ किया जा पाए। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। ये दरअसल में आपकी आती है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो किसी चीज को ऑनबोर्ड करना, पेमेंट प्रोसेसिंग अच्छे से करना, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस को एक्सेप्ट करना, जल्दी से इंस्टेंट पेमेंट्स को यहाँ पे अलाउ कर देना, ये सारे काम रहते हैं किसके, पेमेंट एग्रीगेटर के। तो बाकी जो दो स्टेटमेंट्स की बात करें कि एंड यूजर्स को एनेबल करती हैं कि मल्टीपल पेमेंट मेथड, दैट इज आल्सो करेक्ट। एंड ये कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते, बिल्कुल। देखो इनका ना पर्पस मतलब इसीलिए बनाया गया कि आप डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इसीलिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ये स्टोर नहीं करते हैं, और जो सेंसिटिव डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है ना, टोकनाइज भी किया जाता है ताकि लीकेज वगैरह ना हो। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे भी रखी है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने
ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ देखो, थर्ड स्टेटमेंट का मैं आंसर आपको खुद ही बता देता हूँ। शक्ति स्कीम देखो वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज भी है, पर यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, जो कोयला का कोल एलोकेशन था ना, उसकी बात कर रहे थे। तो थर्ड स्टेटमेंट का आप आंसर रहने दीजिएगा करने को, बाकी दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा नहीं है। कल जो आपको होमवर्क दिया था ट्रू फॉल्स के अंदर, पहला था कर्ज स्टेट के बारे में। क्या कर्ज स्टेट जो है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है? नहीं, ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव को कनेक्ट करता है। कल हमने इसको देखा भी था कैसे, यूक्रेन रशिया वाला जो पूरा मुद्दा था। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट नेशनल वाटरवे 2, यस दैट इज ब्रह्मपुत्रा। 1 की बात करी थी गंगा नदी थी, तो ये वही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा अफ्रीकन स्वाइन फीवर, देखो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आपने गलत पढ़ाया है कि जो स्वाइन फ्लू होता है वो यहाँ पर ह्यूमंस तक फैल जाता है। देखो स्वाइन फ्लू इज डिफरेंट थिंग, अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज अ डिफरेंट थिंग। स्वाइन फ्लू डेफिनेटली इंसानों तक पहुंच सकता है, वो चीज आपकी जूनोटिक डिजीज है। बट जब मैं बात करता हूँ अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो वो आपका ट्रांसमिट नहीं होता है ह्यूमंस के अंदर, वो केवल पिग्स और वाइल्ड बोर्स के अंदर ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। मतलब कहने का पॉइंट सिंपल है, स्वाइन फ्लू एक अलग चीज है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक अलग चीज है, दोनों को कंफ्यूज मत करिए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।